पिछले माह होने वाली पाकिस्तान भारत जंग में इंडियन एयरफोर्स के कितने जहाज़ तबाह हुए, पाकिस्तानी एयरफोर्स बिलखुसूस पाकिस्तानी एयरबेसिस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, मोर इम्पॉर्टेंटली ये जंग कौन जीता। इस पर कई लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, जिसमें एक बड़ा नाम ध्रुव राठी का भी है। ध्रुव राठी अपने एजुकेशनल एक्सप्लेनर्स, एक्सेप्शनल रिसर्च स्किल्स और दुनिया भर में जहां भी जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने और बोल्ड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ध्रुव राठी की जो हालिया वीडियोज़ हैं पाकिस्तान भारत तनाज़े को लेकर, उनकी क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी संजीदा सवाल उठते हैं। और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं ध्रुव राठी की वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ, ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहा। ये अहम नुक्ता है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। क्या ध्रुव राठी ने अपनी दीगर वीडियोज़ की तरह पाकिस्तान इंडिया पे की गई वीडियोज़ पर भी इम्पार्शियलिटी यानी गैर जानिबदारी, ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहरा किया? कहीं वो सेकेंडरी रिसर्च को एविडेंस ड्रिवन जर्नलिज्म के साथ मिक्स तो नहीं कर रहे? और क्या हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसको टेस्ट किया, यानी फैक्ट चेक किया, या फिर फेस वैल्यू पर लेकर उसे सच मान लिया? सच को खोजना और फिर आवाम के सामने लाना क्यों ज़रूरी है? इस हवाले से साबका अमरीकी सदर JF कैनेडी का क्या कहना था? जंग की तारीख़ हमें क्या बताती है? मिसाल के तौर पर अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र एडी एडम्स की खींची गई एक तस्वीर ने वियतनाम वॉर पर क्या असर डाला? या जॉन हर्सी, जो कि अमेरिकन नावलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, उनकी लिखी गई किताब हिरोशिमा ने न्यूक्लियर वॉर को लेकर लोगों की सोच कैसे तब्दील की, इस पर एक तफसीली नज़र डाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, UK बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। क्या पाकिस्तान भारत जंग के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कोई तैयारे तबाह किए गए, जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्लेम कर रही है, और कितने किए गए? क्या भारतीय एयरफोर्स ने जो दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी एयर बेसिस को जो है वो ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है, जिसकी इमेजेस भी शो की गई हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है? क्या पाकिस्तानी एयर बेसिस जो है वो ऑपरेशनल नहीं रहे उसके बाद, यानी अगर जंग 2-4 दिन और चल जाती तो पाकिस्तान उन एयर बेसिस को यूज़ नहीं कर पाता? और दोनों साइड पर बॉर्डर के कितने सिविलियंस जो हैं उनकी जानें गई वर्सेस कितने टेररिस्ट मरे, जैसा कि इंडिया क्लेम कर रहा है? और ये जंग जीता कौन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे हासिल क्या हुआ? एक बड़ी लंबी लिस्ट है सवालों की, उसमें से चंद एक मैंने आपसे शेयर किए, जिनका जवाब शायद हर पाकिस्तानी को और हर इंडियन को चाहिए, लेकिन अब तक तो नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जंग जब छिड़ती है तो सबसे पहली मौत होती है सच की, क्योंकि हकाइक को दबा दिया जाता है। इस जंग में बरतरी किसको हासिल थी ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद भी सहाफ़ी हूँ तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से मैं बड़े एतमाद से ये बात कह सकता हूँ कि इसमें हारा कौन। ना तो इसमें इंडिया की हार हुई है ना पाकिस्तान की, क्योंकि दोनों साइड ने तो वैसे भी विक्ट्रीज़ जो है वो डिक्लेयर कर दी हैं। इसमें हार हुई है एक तीसरी पार्टी की, जो एक अहम स्टेक होल्डर था इंडिया पाकिस्तान के बाद, और वो था मीडिया। और उसका जनाजा किस तरह से निकला वो हम सब ने देख लिया। जब कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है, यानी जब जंग होती है, तो जो पार्टीज़ टू दी ऑफेंस होती हैं, इस केस में इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें और उनकी मिलिट्रीज़, तो वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करेंगी जिससे उनके दुश्मन को फ़ायदा हो जाए। मसलन इसको छुपाने के लिए, यानी वो सच भी छुपाएंगी वॉर को लेकर, प्रोपोगेंडा भी करेंगी, यहाँ तक कि उनको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ भी बोलेंगी। अब ऐसी सूरत हाल में जनता या अवाम के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? वो देखते हैं जो तीसरा स्टेक होल्डर है मीडिया, उसकी तरफ। क्योंकि तवक्को ये होती है कि मीडिया इम्पार्शल है, एक इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर है। वो जंग को और उससे जुड़े वाक़यात को और हक़ाइक़ को एक जर्नलिस्ट की नज़र से, एक जर्नलिस्टिक लेंस से देखेगा, पाकिस्तानी या भारतीय या किसी थर्ड कंट्री के नेशनल के लेंस से नहीं देखेगा। और वो सच की तलाश करेगा और आवाम तक सच लेकर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर चंद एक रिपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाए जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव थी, ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज गुड जर्नलिस्ट अराउंड, उनको छोड़कर जो पूरी कवरेज थी इस पूरे जो जंग का जो एस्केलेशन का सिलसिला था और बाद में सीज़ फायर, और उसके बाद जो अब तक भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बायस थी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जिंगोइज़म नज़र आ रहा था। धमकियाँ दी जा रही थी, अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव मिलिट्रीज़ है उनकी ताकत के बारे में जो है बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, प्रोपोगेंडा किया जा रहा था, झूठी खबरें चलाई जा रही थी, सेंसेशनल थंबनेल, सेंसेशनल यानी सनसनीखेज़ हेडलाइंस, अक्सर झूठी हेडलाइंस, ये सब भी देखने में मिली। और किसी किसी केस में तो ऐसी बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, गाली गलौच, जिसको आप कहेंगे कि ये प्रोफेशनल न्यूज़ रूम में कैसे हो रहा है। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये तो सहाफ़त नहीं है। अच्छा, घबराएं नहीं, मैं इस वॉर के ऊपर एक और एनालिसिस नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास ऐसे ज़राए तक रसाई नहीं है जिनके पास इस जंग से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हैं। मेरे और आपके सवालों के जवाब हैं। ये वो प्राइमरी सोर्सेज हैं जो इस
जंग से जुड़े हुए जितने भी दावे किए गए हैं दोनों तरफ से, उसको कंफर्म या रिजेक्ट कर सकते हैं विद एविडेंस। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इतना अच्छा काम किया है इसके ऊपर, ऑब्वियसली थोड़े से ही हैं लेकिन ज़रूर मौजूद है, इस तरह का काम, इस तरह का लिटरेचर मौजूद है। इसको आप जाके सुने तो आपको काफ़ी अवेयरनेस होगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। और मेरे पास कुछ ज़्यादा ऐड करने के लिए है नहीं उसमें, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर शेयर करूँगा कि इस पूरे मैटर को किस तरह से हैंडल किया गया और क्यों जर्नलिज़म फ़ेल हो गया और आप तक सच नहीं पहुँच सका। वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पे तबसरा किया जा सकता है, बहुत मायूसी भी हुई एज अ जर्नलिस्ट देखकर, अपनी बरादरी का काम देखकर, लेकिन मैं ख़ास तौर पे ध्रुव राठी की रिपोर्ट पर तबसरा करूँगा और उसकी वजह भी बताऊँगा कि मैं ध्रुव राठी को ही क्यों पिक कर रहा हूँ। सैटरडे मई 31 यानी कल ध्रुव राठी ने अपने चैनल पे एक और वीडियो पोस्ट की है पाक भारत जंग के हवाले से, जिसका टाइटल है माई रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी पीपल एंड ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन्ड। अब टाइटल के फर्स्ट पार्ट से वाजह है कि जो इनकी पिछली वीडियो थी 14 मई वाली इसी टॉपिक पर, जिसके ऊपर पाकिस्तानी साफ़ियों की तरफ से काफ़ी तनकीद हुई थी इनकी सोर्सिंग पे और ओवरऑल वीडियो पे, कुछ इन्होंने बड़े क्लेम्स किए थे उसके ऊपर। तो लग रहा है कि उसी के दिफा में और उसका उस तनकीद का जवाब देने के लिए उन्होंने बनाई है। अब क्योंकि जो 14 मई वाली वीडियो थी, हालांकि उसमें बहुत सी इश्यूज़ हैं जिस पे एज ए जर्नलिस्ट मेरा भी दिल चाह रहा है मैं बात करूं, कुछ फैक्ट चेक करूं, लेकिन बहरहाल उस पर बहुत तनकीद हो चुकी है ऑलरेडी। तो मेरी वीडियो का फोकस जो है, जो इनकी लेटेस्ट पोस्ट है जो उन्होंने कल डाली है, उस पर रहेगा। इस वीडियो में ध्रुव राठी पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब 9 मई को इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तान पर अटैक करने आ रहे थे पाकिस्तानी एयर बेसिस पे, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कमर्शियल फ़्लाइट्स को, यानी जिसके पैसेंजर सिविलियंस थे, शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसके ऊपर जो उन्होंने सोर्सिंग की वो बहुत वीक है। मिसाल के तौर पे वो कोट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को, जो कि एट्रीब्यूट कर रही है अपनी रिपोर्ट को विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ, जो कि इंडियन एयरफोर्स की प्रेस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने आप को पेश कर रही हैं। ये ऐसे ही है कि ISPR कुछ कहे और वो डॉन में छप जाए और उसको मैं फेस वैल्यू पे लेके और फैक्ट बना के, एनालिसिस बना के आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यही वो सारा क्रिटिसिज्म था जो इनकी पिछली वीडियो पे हुआ था कि इनकी सोर्सिंग बहुत वीक है, और उन्होंने दोबारा से वही काम किया। और अगर इन्होंने इसको कहना ही था इस बात को, तो वो एट्रीब्यूट कर सकते थे कि इंडियन एयरफोर्स का ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने सिविलियन जो प्लेन है उसको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। और इतना ही काफ़ी नहीं होता, एट्रीब्यूशन के साथ साथ इनको फैक्ट चेक करना भी पड़ेगा, क्योंकि जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड ये डिमांड करते हैं कि जब दो पार्टीज़ जो हैं एक ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनकी तरफ से जो भी नैरेटिव्स आ रहे हैं आप उनको फैक्ट चेक करें, एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट में तो पुट करें, क्योंकि हर चीज़ को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता। जिस इंसिडेंट का जिक्र विंग कमांडर साहिबा कर रही हैं, इससे 2 दिन पहले डॉन न्यूज़ ने पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिश की, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट के दरमियान सारी फ़्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई थी, कुछ रूट्स ऑपरेशनल थे, यानी जो लाहौर का एयर स्पेस था वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं था, पार्शली ऑपरेशनल था। और ये इंपॉर्टेंट इंटेल है, यकीनन इंडियन एयरफोर्स के पास होगी। तो जब उनके फाइटर जेट्स स्ट्राइक करने के लिए आए, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि यहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट हो सकती है, जिसको वो शील्ड कह रहे हैं, जो एक इल्ज़ाम कंसिडर किया जाएगा। और इसको काउंटर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब एयर स्पेस मुकम्मल तौर पे बंद ही नहीं था, तो वहाँ पर एक कमर्शियल फ़्लाइट का पाया जाना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो शील्ड हो सकता है कि जो लिमिटेड फ़्लाइट चल रही थी उसमें से कोई प्लेन हो। और दूसरी बात, पाकिस्तान को एग्जैक्ट टाइमिंग तो शायद नहीं पता थी कि कब अटैक होगा, तो वो कैसे उसी टाइम पे एक प्लेन ला सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो जहन में उठते हैं। फिर आप यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि इसी इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है जिसे ध्रुव कोट कर रहे हैं, हेडलाइन के नीचे जाएँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो लाहौर का एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत करीब है, और यहाँ पे यकीनन अतारी वाघा बॉर्डर की बात हो रही है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो इस पूरे इंसिडेंट को कॉन्टेक्स्ट में डालती हैं, ये ध्रुव राठी ने मेंशन नहीं की। तो इनको एट्रीब्यूट करना चाहिए था कि ये दावा इंडियन एयरफोर्स का है कि पाकिस्तान ने पैसेंजर प्लेन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल ये है। तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है इस्तेमाल किया, हो सकता है ना किया हो, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आपका काम है उसे काउंटर चेक करना, जो आपने नहीं किया। यहाँ एक और डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र करूँगा, वो भी इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले यानी 7 मई की है, जहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट या ISPR कह रहा है कि जिस वक्त इंडियन फाइटर जेट्स ने अटैक किया था पाकिस्तान, ये पहले अटैक की बात हो रही है, एयर बेसिस वाली नहीं, जो पहले किया था बहावलपुर, मुरीद वगैरह में, उस दौरान पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा, आई थिंक 57 कमर्शियल फ़्लाइट्स एयरबोर्न थी, यानी हवा में थी। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका स्टेटमेंट था कि इंडिया ने इन सब की जान को ख़तरे में डाला अपने एग्रेसिव
स्ट्राइक की वजह से। अब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को फैक्ट बना के बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, तो दूसरी साइड की जो स्टेटमेंट है कि जब इंडियन फाइटर जेट्स ने पहला अटैक किया तो उस वक्त जो पाकिस्तानी कमर्शियल प्लेन्स थे वो रिस्क पर थे, आपने उसको मेंशन नहीं किया। तो अगर आप एक साइड बता रहे हैं और दूसरी साइड नहीं बता रहे तो ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं है। अच्छा, इसी रिपोर्ट में ध्रुव राठी जो है वो जिक्र करते हैं पाकिस्तानी शेलिंग का, जिसकी वजह से इंडियन कश्मीर में कैजुअल्टीज़ हुई। उसकी वीडियोस भी आई हैं, यकीनन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन ये पॉइंट बहुत क्वेश्चनेबल है क्योंकि आप उसका जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन साथ में जो पाकिस्तानी साइड पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी सिविलियन लॉस मैटर नहीं करता? अगर आप एक ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने की बात करते हैं और बैलेंस की बात करते हैं तो आपको दूसरी साइड का भी जो लॉस है उसके बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इस जंग को लेकर एक और अहम सवाल पर, यानी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दावा किया है कि कम से कम 5 इंडियन जहाज़ गिराए उन्होंने, जिसमें 3 रफ़ेल हैं, एक MiG-29 है, एक Su-30 है। इसके हवाले से ध्रुव क्या कहते हैं, आई कोट हिम, ये सच है कि ये नंबर बढ़ा चढ़ा के बताया गया है और 1 या 2 तैयारे मार गिराए होंगे। इस पर जो वो रिपोर्ट्स कोट कर रहे हैं वो बीबीसी की लाइव अपडेट्स हैं 8 मई की, यानी जिस दिन का इंसिडेंट है उसकी अगली सुबह की। और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है 9 मई की, यानी जो इंसिडेंट हुआ उसके 1-2 दिन बाद की रिपोर्ट्स वो कोट कर रहे हैं, जिसमें आप कह लें कि पूरी डिटेल्स भी सामने नहीं आई थी। और अपनी वीडियो जो उनकी पब्लिश हुई है वो 31 मई को हुई है, जिसकी रिसर्च उन्होंने शायद 1-2 दिन पहले कंप्लीट कर ली होगी। तो इस दौरान बहुत सारी और रिपोर्ट्स आई हैं, उनके पास वक्त था कि वो कोई लेटेस्ट आर्टिकल कोट करते, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर जितनी इन्फॉर्मेशन आई है 8 और 9 मई के आर्टिकल्स मुझे लगता है आउटडेटेड हैं, कुछ फ्रेश आर्टिकल कोट करने चाहिए थे। और इस पर अब तो कन्फर्मेशन आ चुकी है ऑफिशियल इंडियन मिलिट्री की जानिब से, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आई थिंक अनिल चौहान साहब, वो ब्लूमबर्ग को कंफर्म कर चुके हैं कि इंडियन तैयारे गिरे हैं। उन्होंने कोई नंबर नहीं बताया, तो ये सोर्सिंग वीक है। लेकिन यहाँ पर सोर्सिंग से ज़्यादा जो क्वेश्चनेबल है वो इनकी लैंग्वेज है। वो ये कह रहे हैं कि ये सच है कि ये नंबर बढ़ा चढ़ा के बताया गया, यानी वो वर्डिक्ट दे रहे हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट का काम नहीं होता। ये काम है प्राइमरी सोर्सेज का। ये बात अनिल चौहान साहब कहें तो समझ में आता है, ध्रुव राठी कैसे कह सकते हैं, वो भी विदाउट कोटिंग एनी सोर्स हुज प्राइमरी, जिसको ये इन्फॉर्मेशन जिसके पास है। तो ये बहुत क्वेश्चनेबल है। अब ये फैक्ट इस्टेब्लिश क्यों नहीं हुआ, मैं इस पर भी आता हूँ। ब्लूमबर्ग जब उनसे क्वेश्चन करता है अनिल चौहान साहब से, तो कि पाकिस्तानी तैयारों ने आपके तैयारे गिराए हैं, तो वो रिलेक्टेंटली एडमिट कर लेते हैं, लेकिन वो कोई नंबर नहीं देते। रिपोर्टर उनको पुश करती है, क्या ये करेक्ट है कि 6 तैयारे गिरे? वो कहते हैं ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब इंडिया ये तो कंफर्म कर रहा है कि 6 तैयारे नहीं गिरे। अब जब तक कोई पाकिस्तान की साइड से इररिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं लेकर आता, इसको सच मानना पड़ेगा। इसको आप मान लें क्योंकि ये ऑफिशियल वर्जन है कि 6 तैयारे नहीं गिरे। लेकिन क्या इसका मतलब है 5 गिरे, 4 गिरे, 3 गिरे या कोई भी नहीं गिरा? अब वो कह रहे हैं गिरे हैं, तो अगर 6 नहीं गिरे तो हो सकता है 5 गिरे हों, और पाकिस्तान कम से कम 5 को क्लेम कर रहा है। कहीं कहीं 6 की भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन 5 का क्लेम कर रहा है। अगर 5 भी गिरे हैं, जो मैं नहीं कह रहा कि गिरे होंगे, तो जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होगा प्राइमरी सोर्सेज, जो कि इस केस में इंडियन एयरफोर्स है, उसकी तरफ से ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं आता कि 5 गिरे हैं या नहीं गिरे, या वो एग्जैक्ट नंबर दे दें कि 1 हैं या 2 हैं, तब तक कोई भी शख्स, वो मैं हूँ, आप हो, जर्नलिस्ट हो, यूट्यूबर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, वो ये बात नहीं कह सकता। ये अनप्रोफेशनल है। आप वर्डिक्ट दे ही नहीं सकते कि ये सच है कि ये बढ़ा चढ़ा के बताया, क्योंकि कल को अगर ये बात साबित हो जाती है कि वाकई 5 तैयारे गिरे, तो ध्रुव राठी क्या फिर अपनी क्लैरिफिकेशन छापेंगे? तो बेहतर होता है कि आप मोहतात हों और सेफ़ लैंग्वेज यूज़ करें, बिकॉज़ जब तक प्राइमरी सोर्सेज ऑथेंटिकेट नहीं करती फैक्ट को, आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने ध्रुव की रिपोर्ट क्यों चुनी, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप आम आदमी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, यूट्यूबर हो, या इवन मिलिट्री के हेड हो, जंग की ख्वाहिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना उसकी हिमायत करनी चाहिए, और ग्लोरीफाई करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो जो उससे डिसएग्री करता है, मेरे ख्याल में उसने वॉर की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जंग की तारीख वो पढ़ ले। लेकिन अगर एक बार जंग लग जाए तो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए उसको ऑब्जेक्टिवली कवर करना, प्रोफेशनली हैंडल करना एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाते हैं ताकि आप दूसरों की ज़िंदगियां बचा सकें, आप ऐसी रिपोर्टिंग कर सकें जिससे जंग ख़त्म हो जाए या फ्यूचर में जंगें ना और मज़ीद जाने ना बहें। तो ये बहुत ही प्रेस्टीज की बात होती है, और ये अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तानी और इंडियन जर्नलिस्ट को एक बार फिर से, और कैसे इस्तेमाल किया गया हमने देख लिया। लेकिन इसकी कुछ मैं हिस्ट्री से एग्जांपल्स देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स है, 2 लिटरेचर कोट करूँगा मैं। एक अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र है एडी एडम्स, उन्होंने एक तस्वीर खींची थी, एक वियत कॉन्ग का प्रिजनर था,
सैगोन सिटी में उसको एग्जीक्यूट किया था पॉइंट ब्लैंक, एक वियतनामी जर्नल ने उसको मारा। उस तस्वीर ने जो वियतनाम वॉर को लेके पब्लिक ओपिनियन था उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा जंग ख़त्म हुई इसकी वजह से, लेकिन उस एक तस्वीर की वजह से लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि लोगों के अंदर जो उस जंग को लेके हिमायत थी वो कम हो गई, और इवेंचुअली लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए, हुकूमत से पूछना शुरू कर दिया, भाई क्यों हम ये जंग लड़ रहे हैं, इससे हासिल क्या हो रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट होता है जो आप वॉर रिपोर्टिंग से क्रिएट करते हैं। दूसरा जो लिटरेचर जो मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है वो हिरोशिमा, जो एक किताब है जॉन हर्सी की, जो अमेरिकन नावलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया, जब एक तरफ अमेरिकन जर्नलिस्ट विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे जब इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब मारे नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान के अंदर, तो बाद में ये बंदा गया, उसने कहा यार एटॉमिक बॉम्ब मारा, जाके देखें तो सही वहाँ हुआ क्या है। तो ही वेंट एक्चुअली टू द ग्राउंड, और वहाँ पे जाके जो सर्वाइवर्स थे हिरोशिमा में उनकी स्टोरी उसने बताई, और आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, आप वो किताब पढ़ें। मेरे ख्याल में वॉर हिस्ट्री पे बहुत अच्छा लिटरेचर है, उसको 20th सेंचुरी का सबसे अच्छा वर्क भी कहा जाता है, और आगे जाके उसको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला जो जर्नलिज्म का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। अब अगर हिरोशिमा उसने ना लिखी होती और उसने जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उससे जो डेवस्टेशन आती है, जिससे तबाही आती है, उस पर ना लिखा होता तो हमें पता नहीं होता न्यूक्लियर वॉर क्या होती है। इसकी इस किताब ने जो अमेरिकन पब्लिक थी और इवन जनरल ओवरऑल उस उनका जो ओपिनियन था एटॉमिक बॉम्ब को लेके वही चेंज करके रख दिया। यही वजह है कि शायद आज तक हमने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नहीं देखा, जहाँ कोई न्यूक्लियर थ्रेट नज़र आती है तो फ़ौरन डी एस्केलेशन की बात होती है। और अगर उसने ऐसा नहीं लिखा हो तो आपको पता ही नहीं होता कि भाई एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो फटा उसमें इंस्टेंटली विद इन 2-3 सेकेंड फ्लैश, यानी ब्लिंक ऑफ एन आई 60-70 हज़ार लोग जल के राख हो गए, और एक आध दिन के अंदर कोई 1-2 लाख लोग मर गए। इतनी ज़्यादा वहाँ पे हीट जनरेट हुई, और जो उसके बाद रेडिएशंस निकली उससे, यहाँ तक के जो सर्वाइवर्स थे उनके बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए, नस्लें तबाह हो गई। इतना ज़्यादा डेवस्टेटिंग होता है। शुक्र है कि पाकिस्तान इंडिया जो कि दोनों ही इक्विप्ड हैं न्यूक्लियर वेपन से, वो इस तरफ नहीं गए, बट ये ख़तरा हमेशा से है और अभी भी ये टला नहीं है। और सवाल ये है कि अगर कभी ये लोग चले गए, अमेरिकन के पास तो कोई प्रेसिडेंट नहीं था, उनको पता ही नहीं था भाई कि न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या हो सकता है, लेकिन आज हमें पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या हो सकता है। तो उसके बाद लोगों को देखना कि भाई नहीं ये हमला करो शहर उड़ा दो, तो इवेंचुअली ये किधर जाएगा। आखिरी वक्त तो फिर आखिरी ऑप्शन तो यही बचेगा दोनों के पास कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करो। तो इसलिए वॉर की हिमायत करना, स्पेशली जहाँ पे दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ लड़ रही हों, शायद अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दिमागी इलाज कराने की ज़रूरत है। एक सहाफ़ी से, एक पत्रकार जर्नलिस्ट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, टू सीक द ट्रूथ एंड रिपोर्ट इट, यानी आप तलाश करें सच की, खोजें उसको, और जब सच पता चल जाए तो आवाम के सामने लेकर आएँ। लेकिन अगर आप हुकूमत के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फेस वैल्यू पे लेंगे, फैक्ट बना के एनालिसिस बना के पेश करेंगे, तो इसका मतलब आपने पहला पार्ट यानी टू सीक द ट्रूथ वो तो किया ही नहीं। तो जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो ट्रूथ कहाँ से हो सकता है। तो ये बहुत क्वेश्चनेबल कंडक्ट है। इसी तरह से जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो अगर आप एक साइड की स्टोरीज़ बता रहे हैं, उनको मजलूम दिखा रहे हैं, दूसरी साइड की सिविलियन कैजुअलिटीज़ पे बात नहीं कर रहे, एक साइड के मिलिट्री स्टेटमेंट्स को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरी साइड को आप रिपोर्ट करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे, ये मिसलीडिंग भी है और बल्कि गलत भी हो सकता है। ये आगे जाके इन फैक्चुअली इनकरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स बाद में भी सामने आती हैं। तो वर्डिक्ट देना और जजमेंट पास करना ये जर्नलिस्ट का काम नहीं होता, उसका काम होता है बैलेंस शो करना, दोनों साइड की स्टोरी बताना। ऑब्वियसली देर आर सम फैक्ट्स जिस पर आपको अगर ओपिनियन आप दूसरी साइड का ना भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ इल्ज़ामात लग रहे हैं, जहाँ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे दोनों साइड्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप वॉर रिपोर्टिंग करते हैं तो चाहे आप अपने आप को जर्नलिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करें या ना करें, आपको सहाफ़ती तकाज़े पूरे करने होंगे, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स आप पे अप्लाई होते हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि 28 मिलियन फॉलोअर्स आप सिर्फ यूट्यूब पे लेके बैठे हैं, ओवरऑल तो शायद पता नहीं कितने ज़्यादा होंगे। इट मेक्स यू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया पर्सन इन द वर्ल्ड, और अगर आप पावरफुल हैं तो पीपल विल होल्ड यू टू अकाउंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी तरह से होगी। और अगेन यहाँ मैं एक और बात क्लैरिफाई कर दूँ, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि द क्वेश्चंस आई एम रेजिंग आर अबाउट दोस वीडियोस जो ध्रुव ने की हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेके। ध्रुव राठी की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी में मैं सवाल नहीं उठा रहा, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी उसको देखते हैं, वी फॉलो हिम, इज़ अ वेरी क्रेडिबल पर्सन अदरवाइज़। लेकिन ये जो वीडियोज़ उन्होंने की हैं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपनी फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैंने यूरोपियन न्यूज़ रूम्स में भी काम किया है, एशियन न्यूज़ रूम में काम किया है, अमेरिकन न्यूज़ रूम को भी मैं समझता हूँ, वहाँ मैंने पढ़ा है और उसमें भी मैंने एक्सपोजर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है, जो बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसीलिए मैंने ध्रुव राठी की वीडियो पिक की
क्योंकि ज़ाहिर है जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है यहाँ पर। आई डोंट नो उनको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। उनकी सोर्सिंग बहुत वीक है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये बात कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ, इज़ अ वेरी गुड रिसर्चर। मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपर लेवल है उनका। लेकिन जर्नलिज्म हम भी बहुत सालों से कर रहे हैं और बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस है जिसको उन्होंने इग्नोर किया है और बहुत क्वेश्चनेबल कंडक्ट है। मेरे ख्याल में उनको थोड़ी देर के लिए ये इंडियन लेंस उतार के और एक जर्नलिस्टिक लेंस पहनने की ज़रूरत है, या थोड़ा जर्नलिस्टिक लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप रिसर्चर अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन रिसर्च करना सेकेंडरी सोर्सेज से लेकर और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना इज़ वन थिंग। लेकिन जिन चीज़ों को आप सोर्स कर रहे हैं अगर वही इन्फॉर्मेशन वहीं पे गड़बड़ है तो फिर इसका मतलब आप अपना जॉब जो है वो सही से नहीं कर रहे। यू नीड टू रीविज़िट योर रिसर्च स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा उन यूट्यूबर्स को, उन जर्नलिस्ट को जिन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, जिनके पास प्राइमरी सोर्सिंग थी, क्वालिटी सोर्सिंग थी। ख़ास तौर पे वो लोग जो फील्ड पर गए, सिविलियन से बात की, जिनके जिनके प्यारे इस जंग में चले गए दोनों साइड से, उनके पास जाके बात की कि दिखाया कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैम, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा आसान है यहाँ बैठ के अपने रूम्स में बात करना, मुल्क से बाहर बैठ के बात करना। असल में तो रिस्क वो लोग ले रहे हैं। बहरहाल सच जानना बहुत ज़रूरी है और इसके हवाले से मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। लेकिन मैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है फॉर्मर JF कैनेडी, उसने कुछ एक स्पीच दी थी जो बड़ी फेमस है, मेरी बड़ी फेवरेट स्पीच है। 1961 में जो उस वक्त की जो अमेरिकन न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसके ओनर्स जो उस वक्त अखबार बड़ी चीज़ था, उनको उन्होंने ये एड्रेस दिया था जो आज भी बड़ा रेलेवेंट है। उसने काफ़ी इस चीज़ को डिसलाइक किया था और बहुत डिसलाइकनेस शो की थी कि जो स्टेट की तरफ से सेंसरशिप होती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, वो नहीं होनी चाहिए। एक दो बातें मैं कोट करता हूँ उसकी। कहता है कि दिस लिटिल वैल्यू इन सर्वाइविंग इन इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ आवर नेशन इफ़ आवर ट्रेडिशंस डू नॉट सर्वाइव विद इट। तो क्या फ़ायदा नेशन के सर्वाइव करने का अगर आपकी ट्रेडिशन या रिवायत, जिससे मुराद ये कि सच जानना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर वही सर्वाइव नहीं करती तो। वो कहता है um, आगे कहता है कि विदाउट डिबेट एंड विदाउट क्रिटिसिज्म नो एडमिन और कंट्री कैन सक्सीड एंड नो रिपब्लिक कैन सर्वाइव। अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, जब जाहिर सी बात है जब सब हकायक ही नहीं पता चलेंगे तो डिबेट कैसे होगी, आप डायलॉग कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें वो बात कर रहा है। और आगे वो कहता है कि हमें इसी वजह से अमेरिकन जो फ्री प्रेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोटेक्ट किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। ये वाहिद बिजनेस है जिसको ये प्रोटेक्शन दी गई है। और इसलिए नहीं दी गई कि वो लोगों को एंटरटेन करें और उनकी अटेंशन लें, बल्कि और ना सिर्फ उनको वो बताएं जो उनको जानना है, बल्कि आगे इसको मैं कोट करता हूँ, टू इन्फॉर्म, टू अराउज, टू रिफ्लेक्ट, टू स्टेट आर डेंजर्स and our opportunities, to indicate our crisis and our choices, to lead, mold, educate and sometimes even anger public opinion। यानी वो ये कह रहा है वो सब कुछ करो जो हमने नहीं किया इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। लोगों को एजुकेट करो, अपनी जो क्राइसिस है, अगर कुछ वीकनेस है, क्राइसिस है, तो उसको सभी सामने लाओ। अगेन देयर मे बी सम सम फैक्ट्स जो कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको नहीं रिपोर्ट करने चाहिए, कि अगर आप डिसएडवांटेज पे ले आएंगे अपनी मिलिट्री को। लेकिन ये लाइन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ किस हद तक आप जाके स्टेट सेंसरशिप कर सकते हैं। बहरहाल इसको यूँ समझ लें कि अगर अमेरिकन पब्लिक को पता होता कि जो अमेरिकन जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका इतना बुरा इम्पैक्ट आना है, तो क्या वो अमेरिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती? शायद वो अटैक ही ना होता। यही सवाल मैं पाकिस्तानियों से और इंडियन से भी करता हूँ कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, और अगर उनको सच पता होगा, हकाइक सामने आएंगे और सही सवाल पूछे जाएंगे कि भाई ये जंग लड़ क्यों रहे हैं, 70 सालों से लड़ रहे हैं, और जिनके लिए लड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को पहुंचाते हैं। कश्मीरियों से तो कोई पूछता भी नहीं है कि यार जंग शुरू करने से पहले इंडिया नहीं पूछता कि भाई हम अटैक कर दें, और जब उनको मतलब सीज़ फायर की जाती है तो भी उनसे ओपिनियन नहीं आते। सबसे मेन स्टेक होल्डर है जिसको दोनों क्लेम करते हैं, उनकी तो राय ही मैटर नहीं करती, ऐसा लगता है। रिपोर्टिंग में भी वो कहीं दब जाते हैं। सारा जिंगोइज़म इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, जिनके ऊपर जंग लड़ी जा रही है वो तो कहीं रह जाते हैं पीछे, हमेशा वही सफ़र करते हैं। तो अगर सही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फिर डायलॉग भी सही डायरेक्शन में होगा, डिबेट होगी और डेफिनेटली सोल्यूशन निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। बट सवाल ये करने की ज़रूरत है आखिर ऐसे कौन से अनासर हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते, और हमने इस जंग से हासिल क्या किया। इतने सिविलियंस चले गए दोनों साइड पर, इतना ज़्यादा आपने मॉनेटरी लॉस भी किया, और एक दूसरे की रेपुटेशन भी डैमेज की, काफ़ी आप लोगों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हासिल क्या हुआ? ऐसा लगता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अभी भी ये ख़तरा वैसे ही मंडला रहा है, किसी भी टाइम दोबारा से कोई चिंगारी भड़केगी और फिर ये आग लग जाएगी। बहरहाल बड़ी लंबी कैसेट चल गई। अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ भी रहें सेफ़ रहें।
आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।